नाज़रीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आप तमामी का इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में हम जिस हस्ती को पेश करने जा रहे हैं वो हस्ती ना किसी तारीफ़ की मोहताज है ना तारुफ़ की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मेहुल कुमार की, जिनकी पैदाइश जामनगर में हुई थी। वो ऑलराउंडर है एक्चुअली फिल्मों के। वो फिल्म साज भी हैं यानी प्रोड्यूसर, कहानी नवीस भी है यानी फिल्म राइटर, सहाफ़ी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है फिल्म में जिसको उन्होंने टच ना किया हो। और उनकी कई फिल्में आ चुकी हैं जिनमें एक मैसेज रहा है हमेशा से। कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, पूरा नाम बताने जाऊँगा तो इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा। चंद फिल्मों के नाम हैं तिरंगा, क्रांति, क्रांतिवीर, तिरंगा, क्रांतिवीर, कोहराम, मृत्युदाता, कितने दूर कितने पास, और इन्होंने बहुत सी गुजराती फिल्में भी बनाई हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब मेहुल कुमार साहब से। आदाब आप सबको मेरी ओर से। और मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में 47 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 47 ईयर्स में 37 फिल्म मैंने बनाई। क्या बात। 18 गुजराती, 19 हिंदी। हिंदी के मोस्टली सारे आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। 2-4 बाकी रह गए, बाकी सबके साथ काम किया है। और जो एक्सपीरियंस मेरे को इतने सालों में मिला और जो मैंने सीखा वो सारी चीज़ें मतलब मैं आपके सामने शॉर्ट में पेश करूँगा। बेशक। और मेरे को लगता है कि आपको सही लगेगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मैं आया, ताहिर हुसैन साहब ने मेरे को ब्रेक दिया। पहली फिल्म थी मेरी फिर जन्म लेंगे हम, हिंदी, एंड गुजराती में वो फिल्म बनी थी जन्म जन्म ना साथी, और हिट थी वो। उसके बाद मेरा दौर चालू हुआ, गुजराती फिल्में काफ़ी की। उसके बाद फिर मेरी हिंदी फिल्मों का सफ़र स्टार्ट हुआ। लव मैरिज, अनोखा बंधन, ये 2 फिल्में। लव मैरिज सिल्वर जुबली, अनोखा बंधन भी सिल्वर जुबली थी। और उसके बाद कंटिन्यू ये जो मेरी सफ़र मेरा चला वो मतलब चलता ही रहा। और उर्दू की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में मतलब उर्दू का जो एक बोला जाए ना वो इमोशनल बैंडअप है कि मतलब पहले आप देखिए जितने भी राइटर थे बड़े बड़े, सारे राइटर, डायलॉग राइटर उर्दू के मतलब एकदम जानकार थे। लिरिक्स राइटर जो थे वो भी इतनी अच्छी उर्दू जानते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि राजकुमार जी ने कोई डायरेक्टर के साथ 3 फिल्में नहीं की, मेरे साथ 3 फिल्में की। क्या बात। और उनकी कमबैक फिल्म पहली थी मरते दम तक, और मरते दम तक के बाद उन्होंने जंगबाज की मेरे साथ, जंगबाज के बाद तिरंगा की। तो मरते दम तक की स्क्रिप्ट मैंने जब उनको सुनाने के लिए तैयार की थी तो मेरे को मालूम था कि राज साहब उर्दू में स्क्रिप्ट चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब मेरे को मालूम था। और जब पहली मीटिंग मेरी उनके साथ हुई तो मैं उर्दू में स्क्रिप्ट लेके गया तो उनको एकदम बोले, अरे तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मैं उर्दू में मेरे को स्क्रिप्ट चाहिए। मैंने सर मैंने बाहर से इंक्वायरी की थी और मेरे को पता चला कि आप उर्दू में ही स्क्रिप्ट। हालांकि वो इंग्लिश के भी इतने जानकार थे, लेकिन वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई डायलॉग जब उर्दू में है तो वो फ्लो तब सही आएगा जब उर्दू ही लैंग्वेज हमारे सामने होगी। तो उनको उर्दू में सारे सीन चाहिए थे। तो एक्चुअली उर्दू मेरे को इतना नहीं आता था, तो मैं हमेशा एक असिस्टेंट उर्दू जानने वाला रखता था मेरी पूरी फिल्मों में, हर फिल्म में। क्योंकि धर्म जी ने जब मेरे साथ फिल्में की तो धर्म जी को भी उर्दू में कॉपी चाहिए फिल्म की, तो धर्म जी के लिए भी मैंने रखा था। फिर कंटिन्यू मैंने एक असिस्टेंट उर्दू वाला रखा था और वो मेरे साथ एंड तक मेरी फिल्मों में थे। हाशमी करके थे, यूपी के थे, और उर्दू में वो ट्रांसलेट करके पूरा उनको देते थे। और उर्दू डायलॉग भी उस टाइम पे देखिए इतने चलते थे। तो मतलब उर्दू का हमारी इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा लगाव है और उसके रिजल्ट भी आए। आप मुग़ल आज़म के डायलॉग देख लीजिए, आप पुरानी फिल्मों के डायलॉग देख लीजिए, इवन आज मतलब मेरी जितनी फिल्मों के डायलॉग आप देख लीजिए तो उसमें वो एक मतलब जो होता है ना एक मतलब जुनून, वो उस लैंग्वेज में है और वो आता था फिल्मों में। जी मेहुल साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में दौर हाजिर में उर्दू को जो एक ख़ास कबीले से, ख़ास तबके से जोड़ दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। उर्दू जो है सबकी ज़बान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ताल्लुक़ से कुछ बताएं। डेफिनेट मतलब वो मतलब किसी
के साथ जोड़ना तो गलत बात ही है, क्योंकि उर्दू में देखिए इतनी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी, इतने बड़े बड़े शायर हुए, शेर व शायरी भी उर्दू में हुई है, और हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स भी आज देख लीजिए, जितनी सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग है उसके राइटर सब उर्दू जानने वाले ही थे। तो वो डेप्थ जो उस डायलॉग में आता था उर्दू में, वो मतलब आज के मतलब आज तो मैं जब सुनता हूँ कि आज सीन जो आते हैं ना वो रोमन में आते हैं। जी जी जी। अब सोचिए रोमन के सीन आर्टिस्ट को याद करने में भी तकलीफ़ पड़ती है और उसका मतलब निकालने में भी तकलीफ़ पड़ती है। तो इसलिए आप देखिए फिल्में जो आज बन रही है उसमें बहुत रेयर ऐसी फिल्म होती है जो याद रहे। सेम हालत आज म्यूज़िक की है, एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, लिरिक्स राइटर 4 होते हैं, और उसमें फिर वो मतलब एक मकसद नज़र ही नहीं आता है, वो क्वालिटी वो मयार नहीं होता वो नहीं होता। यस, पहले के गाने देखिए उसमें उर्दू वर्ड इतने यूज़ होते थे, डायलॉग में इतने पावरफुल होते थे। मेरा फिल्म मरते दम तक की बात करूँ तो मरते दम तक का डायलॉग का कैसेट बार पड़ा था। अच्छा, इतने सुपर हिट डायलॉग हुए थे तो म्यूज़िक कंपनी वाले बोले मेहुल जी हम इसके डायलॉग कैसेट, और बहुत उतना पैसा ज़्यादा वो कमाए। अच्छा, तो वो राज साहब के डायलॉग थे और सब उर्दू के दमदार डायलॉग। शोले वगैरह फिर उसके बाद में आई। यस, हाँ बाद में शोले के डायलॉग जो मशहूर हुए हाँ बाद में। तो ये सारी चीज़ें मतलब थी जो आज हमारी फिल्मों में नहीं है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपने कुछ सालों से फिल्मों का मयार देखते हुए फिल्में बनाना बंद कर दी, छोड़ दी। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन उस ताल्लुक से कुछ आपके ख्यालात से मुस्तफ़ीद हों। मतलब पहले क्या होता था, देखिए हमारी इंडस्ट्री एक क्रिएटिव फील्ड गिना जाता था। बेशक। आज हमारी इंडस्ट्री को क्या कर दिया है, धंधा बना दिया। पहले क्रिएशन होता था, राइटर, डायरेक्टर एंड देन प्रोड्यूसर, वो तीनों मिलके एक डिसाइड करते थे कि हमको ये और ये फिल्म हमको बनानी है, और उसके बाद हम आर्टिस्ट के पास जाते थे। आज क्या हो गया, जब से कंपनी आई तो पहला क्वेश्चन होता है आपका आर्टिस्ट कौन है। उनको कहानी के साथ कोई लेना देना नहीं, क्वालिटी के साथ भी उनको कोई लेना देना नहीं। तो वो दे आर मेकिंग ओनली प्रपोजल, नॉट फिल्म। मैं कितनी बार बोला हूँ कि फिल्में नहीं बन रही है, प्रपोजल है, मनी मेकिंग बस। हाँ, इसलिए देखिए आज साल में 1-2 फिल्में सुपरहिट होती है। अभी उसमें हमारे इंडियन कल्चर साइडवेज हो गए, इंडियन त्यौहार साइडवेज हो गए। पहले की फिल्मों देखिए उसमें मतलब त्यौहार के गाने आते थे, इवन होली पे आते थे, दिवाली पे, हाँ सबके। अभी वो आज वो सब खत्म हो गया। वो जो एकजुटता थी, वो एकता थी, धीरे धीरे जो है खत्म होती जा रही है। और ये उर्दू ही ऐसी चीज़ है, उर्दू ही ऐसी ज़बान है जो लोगों को दोबारा एक साथ मिला सकती है, लोगों को करीब ला सकती है। उर्दू में एक ऐसी मिठास है, एक ऐसी कशिश है, और हमारा मकसद भी ये है, जुनून उर्दू का मकसद भी ये है, उर्दू गज़ल दरबार का मकसद भी यही है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि मेहुल कुमार साहब जैसे लोग भी उर्दू के आशिक हैं। डेफिनेट उर्दू ऐसे मौजूद हैं जिन तक हमारी पहुंच नहीं है। हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, ताकि उर्दू का मैसेज जो है दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक फैले। और मैं एक बात आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को जो देख रहे हैं इस वक्त, आपको उनको कुछ ऐसा मैसेज दें कि उर्दू के ताल्लुक से वो क्या, किस तरह से और उसको उर्दू को फैलाएं, क्या कर सकते हैं उर्दू के ताल्लुक से कि उर्दू एक आम आदमी तक भी जाए। क्योंकि आज के कॉलेज के बच्चे उन्होंने हाय वाय ब्रेकअप और पेचअप जैसी वो शुरू कर दी है, तो वो तो उर्दू से मतलब बोर हो जाते हैं उनको। तो कुछ ऐसा बताइए, मैसेज दीजिए नई नस्लों को खास तौर पर कि क्या करें वो लोग। मतलब देखिए उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें मतलब मिठास तो है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, जज्बात भी है। यस, तो ये सारी चीज़ें मतलब जब आती है, शेर व शायरी से स्टार्ट होती है। आज जैसे फंक्शन होते, बड़े बड़े शायरों के मुशायरे होते, उसमें सुनने की जो मज़ा आती है, तो कॉलेज में भी एक टाइम पे ऐसा होता था, और आज थोड़ा कम हो गया है। तो वो होना चाहिए ताकि मतलब उर्दू से मतलब लोगों को एक ज़बान भी बहुत ही पावरफुल बन सकती है। डायलॉग डिलीवरी, उसके डायलॉग्स, एवरीथिंग मतलब। तो ऐसी सब चीज़ें यंग जनरेशन को भी सीखनी चाहिए। हाँ, कि हमारी हिस्ट्री में भाई उर्दू था पहले भी और आज भी मतलब है ही। और एक बात हमने नोट की है कि जो गानों का मयार है वो भी गिरता जा रहा है। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक फिल्म में 4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, एक फिल्म में 4 लिरिसिस्ट होते हैं, गीतकार होते हैं, उससे भी मयार थोड़ा कम होता जा रहा है। इसलिए देखिए आप क्या कहेंगे? मतलब वो तो मैं जब सुनता हूँ ना तो मैं हैरान हो जाता हूँ। सोचिए कि आज एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं। कभी गाने हिट होने के बाद पूछो कि ये कौन है, बोले मालूम नहीं, 4 म्यूजिक। पहले का टाइम ये था कि लिरिक्स राइटर की पहचान थी, म्यूज़िक डायरेक्टर की पहचान थी। मेरे को मालूम है जब हम लोग तिरंगा
फिल्म का प्लानिंग कर रहे थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक था, तो मेरे को बोले मेहुल भाई इसमें है ना संतोष आनंद जी से गाने लिखवाते हैं। क्या बात है। तो मैं बोला संतोष आनंद जी को मैं तो मिला नहीं हूँ, क्योंकि मनोज साहब के साथ वो लिखते थे मेरे को मालूम है, जी, जी। और बाद में उन्होंने लिखना बंद कर दिया, यहाँ है भी नहीं। तो लखनऊ चले गए थे, तो बोले मैं आपको घर का नंबर देता हूँ, उस टाइम पे मोबाइल थे जी, नहीं, आप बात करो। तो मैंने संतोष जी से बात किया, तो संतोष जी मेरे को बोलते हैं अरे भैया मैंने गाने लिखना बंद कर दिए। मैं बोला लेकिन लक्ष्मी जी प्यारेलाल जी बोल रहे थे कि आप इस फिल्म के गाने लिखो। तो मेरे को उन्होंने पूछा तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है? जी। मैंने बोला तिरंगा। वाह। तो तिरंगा सुन के बोलते अच्छा तिरंगा देशभक्ति की फिल्म है, फिर मैं डेफिनेट लिखूँगा। और फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं मेरा एड्रेस आपको लिखवाता हूँ, मेरे एड्रेस पे मेरे को रिटर्न टिकट 8 दिन के बाद की भेज दो, और सी साइड होटल में मैं ठहरूंगा बोलते। अच्छा। वहाँ मेरा रूम बुक करवा दो, 8 दिन के अंदर मैं सारे गाने लिख के चला जाऊँ। और उस तरह से सोचिए वो आए और अच्छा, तो आपने वो अरेंजमेंट किया पूरा, हाँ ऐसा इंतजाम हाँ किया। टिकट भी भिजवाई उनकी, और फिर वो आए। लक्ष्मी जी को मैंने बोला कि ऐसी बात हुई, बोले बहुत अच्छा है। और आने के बाद सोचो उनको पूरी कहानी की लाइन सुनी उन्होंने, अच्छा। उसके बाद एक एक गाने का सिचुएशन सुना, और उसके बाद उन्होंने गाने लिखे। मैं बोला सर टाइटल सॉन्ग ऐसा होना चाहिए कि वो जब तक हमारी दुनिया रहे ना तब तक बजे। तो बोले ऐसा ही लिखूंगा, और उन्होंने लिखा मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, आज तक लोग उसे यस। उसके बाद एक बात मैं बताऊं कि मैंने संतोष जी को बोला संतोष जी देखिए, एक आज तक राज साहब का पैटर्न वर्ड है जानी, और जानी वर्ड कहीं गाने में आज तक नहीं आया। तो ऐसा एक गाना लिखोगे जिसमें जानी वर्ड आए। तो देखिए इतने मतलब जेन्युइन जो राइटर होते हैं डेप्थ वाले, सोचते थे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट सोच के बोलते मेहुल भैया एक गाना है अपने पार्टी सॉन्ग है बोलता है, और मिलिट्री वाला है, और उसका बर्थडे है, और वो पुलिस वाला है। तो मिलिट्री की पार्टी होगी तो उसमें दारू भी होगा, पुलिस वालों की पार्टी में भी होगा। तो एक बोलेगा पीले पीले ओ मोरे राजा, दूसरा बोलेगा पीले पीले ओ मोरे जानी। वो गाना आज भी हिट है। और राज साहब ने जब सुना तो मेरे को बोलते मेहुल ये जानी वर्ड कहाँ से आ गया? मैं बोला संतोष जी को मैंने बोला, और उन्होंने लिखा। तो ये राइटर थे इतने जेन्युइन। और आज मतलब सिचुएशन का कोई गानों के साथ लेना देना नहीं। म्यूज़िक डायरेक्टर का मतलब नाम बेचारे करते हैं नाम के लिए, पैसे के लिए, लेकिन नाम किसी का नहीं है। देखिए आज म्यूजिक की ट्यून पहले बना दी जाती है, हाँ, धुन पहले बना दी जाती है, और बाद में जो है उसको Yes. अब इस ट्यून पर लिखो तो उसका क्रिएटिविटी भी उतनी नहीं आ पाती है। नहीं आते। कि भाई और बहुत सा तो ऐसे- पहले कवर खोदो फिर मुर्दा डालो, इस तरह से मामला हो वही। गया है। तो पहले इतना इन्वॉल्वमेंट होता था लिरिक्स राइटर का, म्यूज़िक डायरेक्टर का, तब जाके वो गाने बनते थे। और बेशक। इमोर्टल मतलब आज भी देखिए पुराने गाने आज भी बज रहे हैं। गोल्डन इरा Yes. पूरा गोल्डन इरा उससे भरा हुआ है। पूरे गोल्डन इरा में इतनी हाँ। अच्छी शायरी की गई कि जो आज के उर्दू अदब में उतनी अच्छी शायरी नहीं है। और उन्होंने फिर हमारा एक राखी का गाना तिरंगा में था, वो भी सुपर हिट, हर राखी के दिन बजता बजता है, है। इससे समझो ना रेशम का तार भैया। Yes, yes. हाँ, तो वो ऐसे सब। बराबर। और 1990 के आसपास की मैं बात करूं तो जब जगजीत सिंह और दूसरे जो हमारे पाकिस्तानी जो थे, मेहदी हसन, जी। गुलाम अली, और यहाँ पर पंकज उदास, Yes. अनूप जलोटा वगैरह का एक दौर था, गज़लों का हाँ। दौर था। तो उस वक्त गज़लें काफ़ी सुनी जाती थी, काफ़ी पसंद की जाती थी। घर की औरतें भी खाना पकाते वक्त भी वो गज़लें सुनती थी Yes. और इन्जॉय करती थी। लेकिन आज जब ये रैप आ गया और पॉप आ गया तो उसकी वजह से हमारी जो है पूरी उर्दू जो है एक तरह से मुतासिर हो रही है। तो हाँ। मैं चाहता हूँ कि गज़लों का दौर दोबारा वापस हमारी इंडस्ट्री में आए। लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त कम से कम वो गज़लों को सुने। Yes. आज भी वो गज़लें जो है वो हाँ, आज भी सुनी जा सकती सुनी जाती है ना, वो तो है ही। आज भी कितनी पंकज जी के कितने यस रंजिशी सही Yes. सुखाने के लिए। करेक्ट तो आज के बच्चे उससे वाकिफ नहीं है। नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो गज़लों का दौर दोबारा वापस आए? कुछ ऐसी आइडिया? मतलब कभी कभी देखिए चेंज अपने आप आ जाता है। जी। जब इनसे यंग जनरेशन थक चुकी होगी फिर उनको लगेगा रैप से और कि हाँ, तो वो लगेगा कि नहीं यार, फिर भी अभी वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अभी हो रहा है। धीरे-धीरे अभी देखिए ऐसी फिल्में नहीं चल रही है जिसमें मतलब न इमोशंस हो, न सेंटीमेंट हो, न म्यूज़िक में दम हो। यंग जनरेशन भी लाइक नहीं करती। तो थोड़ा थोड़ा चेंज उनका आ रहा है उनमें भी, कि कुछ कहानी नहीं है, गानों में दम नहीं है, ऐसे डायलॉग सुनाते हैं। लेकिन जब भी इनको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी तो डेफिनेट वो चेंज आएगा। जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मेहुल कुमार साहब को। अब मैं आखिरी सवाल पूछने से पहले इनके दफ्तर का एक नज़ारा मैं आपको करा रहा हूँ। इनके ऑफिस में हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं।
इनका एक दफ्तर है। आखिरी सवाल मेरा ये है मेहुल जी जी। कि आप आज के लोगों को, आज की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो फिल्म के ताल्लुक से हो, वो उर्दू के ताल्लुक से हो, वो पॉलिटिक्स के ताल्लुक से हो, वो ज़िंदगी के ताल्लुक से हो, एक आपके दिल में आज की जनरेशन के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आज की जनरेशन के लिए मैं यही पैगाम दूंगा कि देखिए, हम लोग सब मतलब इस दुनिया में आए हैं तो इसी तरह मतलब जिए, इसी तरह काम करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद करें। क्या बात। वरना आना जाना तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुमको याद करें। क्या बात। और मैं हमेशा, देखिए इंडस्ट्री वाले भी कितने, मेरे को अभी मैं फिल्में नहीं बनाता, मेरे को बोलते मेहुल जी आप क्यों नहीं, मैंने देखिए मैंने लाइफ में 2 या 3 फिल्में ऐसी बनाई है जो मेरे जाने के बाद भी लोग याद करें, लोग याद रखेंगे। वो है क्रांतिवीर, तिरंगा, कोहराम, मृत्युदाता। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैंने मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, तो मेरे जाने के बाद भी लोग एटलीस्ट मेरे को इन सारी फिल्मों को देख के याद करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में कि लोग आपको याद करें, याद रखें लोग। यस। बहुत अच्छा पैगाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल जी कि आपने हमें वक्त दिया, अपनी बात रखी। और मैं जब आपका गूगल किया, मैंने आपके नाम का कुछ मालूमात आपसे हासिल करूं, तो उसमें इतना ज़्यादा लिखा हुआ था आपके बारे में, आपके शुरुआत के ज़माने से लेकर, तो जब आप जर्नलिस्ट थे, फिर आपका एजुकेशन जो आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से हासिल किया, और इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा था कि अगर मैं ये सब करने जाऊँगा तो ये इंटरव्यू कम से कम 3-6 घंटे का हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा, 5 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपसे डायरेक्ट ही बात की जाए, आपकी फिल्मों के चंद नाम बताए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम आइंदा भी इसी तरह से मिलते रहेंगे, कभी भी, एनी टाइम। और आपकी जो राय है, आपके जो मैसेजेस है, आपकी जो बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब तो आपने फिल्में बनाना छोड़ दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि दोबारा आप आएँ और आप जिस तरह की फिल्में बनाते थे दोबारा। देखो ऐसा टाइम आएगा तो डेफिनेट बनाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा टाइम आए करके। बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया।